हेलो एवरीवन। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि जीडीसी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो मेंस में पूछे गए हैं या एसीएफ में जो मेंस में पूछे गए हैं जो कि यूपीपीएस पीसीएस कराता है, तो हमें ये देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसके बारे में डिस्कशन करना, क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो है वो पूछी गई हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि लिखना कैसे है। अगर ये क्वेश्चन आ गया लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में, तो हमें लिखना कैसे है। जैसे मान लीजिए क्या इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मेटाबोलाइट, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शन। तो इट इज दिस सम ऑफ, अगर हम केमिकल रिएक्शन का सम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में हो रही हैं, जो कि जैसे कैटाबॉलिज्म, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और इसका हम अगर इसको सबको एक साथ जोड़ दें तो इसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब इस क्रिया के दौरान जो भी हो रही है केमिकल रिएक्शन, इस क्रिया के दौरान जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, चाहे वो शुरू में बने, ठीक है, जैसे ऑल दी मतलब केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, शुरू में बन सकते हैं, एट दी लास्ट स्टेज में बन सकते हैं, जब भी कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म हो रहा है। तो ये सारे कंपाउंड जो कि बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब उनमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यही ये कह रहा है कि मेटाबोलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इन सब का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, मेटाबोलिज्म। अब द कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म, जो कंपाउंड जब ये रिएक्शन चल रही है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम ही बन जाए या बीच में बने या लास्ट में जाके बने, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। अगर हम ऐसे देखें, जैसे मान लीजिए हम एज ए लिविंग सेल हैं, तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, पहली बात तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी को रिपेयर होने के लिए, सेल्स को रिपेयर होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो ये किससे बनेगा, अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा, प्रोटीन्स हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें, ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इन सब के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकेंगे। अगर हमारे अंदर ग्रोथ नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी रिपेयर नहीं करेगी, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो वो सारी प्रोसेस जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे मतलब लिविंग के लिए, हमारे जीने के लिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो जितने कंपाउंड जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट। यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए, जैसे एनर्जी चाहिए, ठीक है, सेल डिवीजन और डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोथ। ये कब सिंथेसाइज होते हैं, अब देखिए, अगर हम एक ग्राफ की बात करते हैं तो ये अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इस तरह का ग्राफ है, हाँ, और यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस पे रहता है टाइम, और यहाँ पे क्या रहता है, नंबर ऑफ सेल्स जो भी डिवाइड कर रही है। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में जो सेल्स होती है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये लैग फेज है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब एडजस्ट हो जाकर धीरे धीरे सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ होने लगेगी, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक समय के बाद जब उसको उतनी कंडीशन और सब चीजें नहीं मिलती है उस हिसाब से उनका खाना, तो ये फिर क्या हो जाएंगे, फिर ये सीधे हो जाएंगी, मतलब स्टेशनरी पे चली जाएंगी, अब उनमें कोई ग्रोथ नहीं। तो ये इस फेज को लैग फेज कहेंगे, जो कि इनिशियल फेज है। इसको क्या कहेंगे, ये जो बहुत तेजी से बढ़ी है, लॉग या एक्सपोनेंशियल।
लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल। और इसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अब इसमें देखना है हमें, ये ग्राफ बना के देखना है कि कब जो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होते हैं और कब सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो सिंथेसाइज होते हैं मोस्टली लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में, मतलब जब ग्रोथ जो होती है वो बहुत तेजी से होती है, सेल बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। और यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दे आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोथ लॉग एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपको आ गया ये लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप ये ग्राफ बनाएंगे अच्छे से, ये ग्राफ बनाएंगे और इसमें सारे फेज दिखाएंगे कि लैग फेज क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये बताएंगे कि यहाँ पे इस वाले स्टेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होंगे वो सिंथेसाइज होंगे, और स्टेशनरी वाले में क्या होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देती है, तो इसके बिना तो ग्रोथ हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हो जाएगा। प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये लिपिड्स, लिपिड से भी हमको एक एनर्जी स्टोरेज जो है, ठीक है, वो होगा। एमिनो एसिड्स, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सॉरी एमिनो एसिड यानी प्रोटीन ही, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल जो कि होते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक्स में, जीन का ट्रांसफर में। तो ये चीजें हैं। वाइटामिन, वाइटामिन डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं किसी चीज में, लेकिन हमने कहा था कि वाइटामिन मतलब को एंजाइम, और को एंजाइम किसके लिए होते हैं, एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल में, ये सारी चीजें आएंगी जो कि क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट का, पहला क्या है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। किसके लिए जरूर, क्या क्या है इसका, कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल, बहुत जरूरी, जैसे हमने कहा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। दूसरा, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट बने या ना बने, लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि कोई भी जिंदा है, जी रहा है, यानी उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सबकी रिक्वायरमेंट है तभी वो जिंदा है। तो ये प्रेजेंट होगा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हमारी बॉडी में जो भी, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ग्रोथ के लिए हमने कहा प्रोटीन, ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए, तो ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए, प्रोड्यूस्ड इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज, प्राइमरी मेटाबोलाइट ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि ये, हाँ बिल्कुल, इनकी जरूरत है ना, इनकी जरूरत है ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, तो इसलिए ये लार्जर क्वांटिटीज में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ऑर्गेनिज्म के बीच में कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, कंजर्व होते हैं, कि जैसे प्रोटीन हम लोग में वैसी प्रोटीन हो सके, किसी प्लांट में, दो अलग अलग प्लांट है, उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग प्रोड्यूस हो सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग सिंथेसाइज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स में। अब देखिए फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे अगर हम बात करें एनर्जी स्टोरेज के लिए, तो एनर्जी की बात करें तो जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज मिला तो वो क्या जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, ग्लाइकोलिसिस से, ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान ग्लूकोज जो है पायरुवेट बनाएगा। अब ये पायरुवेट कहाँ एंटर करेगा, तीसरी साइकिल में, तीसरी साइकिल से ये कहाँ जाएगा, ईटीएस में, और ईटीएस से हमको फिर एटीपी मिलती है जो कि एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है, अगर ग्लूकोज ना होता, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट ना होता, तो क्या हमको कभी एनर्जी मिल पाती, नहीं। दूसरी की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करते हैं तो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किस लिए जरूरी है, प्रोटीन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ये एंजाइम बनाते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं, इसलिए जरूरी है, बिना एंजाइम के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद लिपिड्स की बात करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अगर मान लीजिए कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो क्या कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा ना,
किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अगर हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल ना हो, तो क्या कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर मिल सकता है, उसको शेप ही नहीं मिल पाएगा तो पूरी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज की बात करते हैं तो प्लांट की सेल वॉल, और काइटिन जो है फंगस की सेल, और आर्थ्रोपोडिक जो करते हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये सारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन है कि एनर्जी कैसे मिल रही है, उसके बाद कहते हैं कि एंजाइम्स कैसे बन रहे हैं, उसका जो भी लिविंग के लिए जरूरी है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, ये सब हमें मिल रही है। ये सारे जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही हैं, वही डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सब में। अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए, डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, वो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है, फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। अगर यही नहीं होता, प्राइमरी मेटाबोलाइट डीएनए ही नहीं होता, तो क्या क्या कभी प्रोटीन बन पाती, नहीं बन पाती। तो ये फंक्शन है एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। उसके बाद आते हैं एंजाइम फॉर्मेशन में। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइजेस बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम फॉर्मेशन में भी फंक्शन है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। जैसे ये क्या, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन में जैसे अगर हम बात करते हैं, तो अगर कहते हैं कि वो फैट को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है तो एमाइलेज एंजाइम आएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो पेप्सिन, लिपिड को तो लाइपेज, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिप्लिकेशन। तो ये सब जो होते हैं, ये फॉर्मेशन कौन करा रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो एंजाइम का फॉर्मेशन, सारे एंजाइम के फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करते हैं, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेल ग्रोथ और डिवीजन में जैसे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। एमिनो एसिड है क्या, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। डीएनए रिप्लिकेशन कौन कराता है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये हैं क्या, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लिपिड्स क्या कराते हैं, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के दौरान, तो ये हैं क्या, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सब क्या करते हैं, सेल ग्रोथ और डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। अब मेजर क्लासेस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, किसके लिए, ग्लूकोज स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज और स्टार्च, और ये किसके लिए, एनर्जी सोर्स है। प्रोटीन क्या है, इसके एग्जांपल है एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये किसके लिए फंक्शन है, कैटालिसिस के लिए और स्ट्रक्चर के लिए। लिपिड्स की बात करते हैं तो ये किसके एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फैट्स और फास्फोलिपिड, ये किसके लिए मदद करता है, एनर्जी स्टोरेज एंड मेम्ब्रेन्स के लिए। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, ये किसके, इनके एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए, और किसके लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए ये फंक्शन है इसका। विटामिन, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये कोएंजाइम और मेटाबॉलिज्म में, और ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है कि जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते, हमारे मतलब डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स थे जो कि बेनिफिशियल ही थे, लेकिन सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेनिफिशियल नहीं है। तो लेकिन ये जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक प्लांट है, तो अगर उसको किसी एनिमल ने, मतलब एनिमल उसको जो है वो नष्ट करना चाहता है, या इंसेक्ट, तो वो तो प्लांट तो चल नहीं पाएगा कि अपने आप को बचा ले एनिमल से, इंसेक्ट से। तो वो क्या करेगा, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालेगा, जिसकी वजह से एनिमल और वो इंसेक्ट उसकी तरफ ना आ पाए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ बचाने के लिए यूज कर रहा है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यही रोल है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन बट प्रोवाइड इकोलॉजिकल एंड एडेप्टिव एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या देते हैं, इकोलॉजिकल, जैसे अपने आप को बचाना, सर्वाइवल, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे अगर मान लीजिए खीरा है, तो हम कुछ खीरा खाते हैं वो बहुत तीखे रहते हैं। तो क्यों तीखे रहते हैं, क्योंकि खीरे के प्लांट ने वैसा डेवलप किया है कि एनिमल से बचे, इसलिए वो कड़वा, ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते हैं, ऐसी चीजें निकालते हैं ताकि वो कड़वा उसका लगे और एनिमल फिर उसको नष्ट न करने आ पाए। तो ठीक है, तो ये होते हैं कि इकोलॉजिकल एंड एडेप्टिव एडवांटेजेस में या ह्यूमन वेलफेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दे आर जनरली सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दी, अब देखिए यही वाली बात आ गई कि जैसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में, लॉग या एक्सपोनेंशियल में, लॉग या एक्सपोनेंशियल में, लॉग या एक्सपोनेंशियल में बात करें, जैसे ये था, ये लैग था, ये लॉग एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी, तो यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स डेवलप हो रहे थे।
ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। एग्जाम्पल की बात करते हैं एल्केलवाइड्स। एल्केलवाइड में क्या आ जाएंगे, मॉर्फिन आ जाएगा, कोडीन आ जाएगा, निकोटीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाईटर्पिन होंगे। अब एल्केलवाइड्स क्या होंगे, इनका फंक्शन क्या होगा, डिफेंस। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन और डाईटर्पिन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिनोलिक्स। फिनोलिक्स का फंक्शन क्या है कि फिनोलिक्स जो है वो कहीं ना कहीं फिनोलिक्स यानी हमको कहीं ना कहीं डैमेज से बचाएंगे। ठीक है, जैसे हाई टेम्परेचर पे फ्लेवोनॉइड यूवी रेस से बचाने का काम करेगा। टैनिन्स, टैनिन्स जो होंगे वो एनिमल को या हर्बीवोरी से बचाते हैं। जैसे कोई कई प्लांट के वो टैनिन्स निकालते हैं, जैसे टी है, कॉफी है, ये टैनिन निकालता है एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये क्या होते हैं कि इसको फिर चरते नहीं है या इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हर्बीवोर। ठीक है, तो टैनिन्स जो है वो हर्बीवोर से प्रोटेक्शन देता है। ग्लाइकोसाइड पे डिफेंस करता है। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं पॉलिनेटर को, इनकी मतलब महक इतनी अच्छी होती है, स्मेल इतनी अच्छी होती है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। रेजिन, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें एल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन, मोनोटर्पिनॉइड्स में टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाईटर्पिन। फिनोलिक्स में फिनॉल ही हो गया मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स यूवी रेज से डैमेज से बचाते हैं। टैनिन्स हर्बीवोरी से प्रोटेक्शन देते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में डिफेंस में। एसेंशियल ऑयल किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटर्स को। रेजिन, रेजिन भी जो होते हैं ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स कैसे होंगे। तो देखिए जब ग्रोथ फेज होगी, ये हम मतलब इसी का कंक्लूजन बता रहे हैं जो हमने पढ़ा है। ग्रोथ फेज होगी तो कौन से फेज, लॉग, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल। लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस होंगे, नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। फिर स्टेशनरी फेज आएगा जिसमें कौन सिंथेसिस होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, फिर सेकेंड ये क्या करेंगे, डिफेंस में अट्रैक्शन। डिफेंस में हमने एल्केलवाइड देखा, डिफेंस में हमने ग्लाइकोसाइड्स देखा, अट्रैक्शन में हमने एसेंशियल ऑयल देखा, एसेंशियल में अट्रैक्शन में हम लोग कौन कैनेवेलिन ए देखेंगे। ठीक है, फिर एडेप्टेशन, इकोलॉजिकली एडेप्ट करने के लिए, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल है। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, तो रोल क्या है, एसेंशियल फॉर लाइफ। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ग्रोथ। इसमें ग्रोथ क्या है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ये सेकेंडरी सर्टेन स्पीशीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। क्वांटिटी क्या है, ये लार्ज और ये स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। टाइम ऑफ सिंथेसिस, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज में। अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ गया, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए तो इस पे, तो हम ये चीजें जो है वो लिख लिख के इस पे, मतलब जो भी क्वेश्चन आ गया तो ये हमारे आंसर होंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब मैं नेक्स्ट फिर क्लास में एक दो तीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी जो कि जीडीसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि जीडीसी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो मेंस में पूछे गए हैं या एसीएफ में जो मेंस में पूछे गए हैं, जो कि यूपीपीएस पीसीएस कराता है, तो हमें ये देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसके बारे में डिस्कशन करना, क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो है वो पूछी गई हैं। तो
तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि लिखना कैसे है। अगर ये क्वेश्चन आ गया लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में, तो हमें लिखना कैसे है। जैसे मान लीजिए क्या इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो मेटाबोलाइट, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शन। तो इट इज दिस सम ऑफ, अगर हम केमिकल रिएक्शन का सम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में हो रही हैं, जो कि जैसे कैटाबॉलिज्म, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और इसका हम अगर इसको सबको एक साथ जोड़ दें तो इसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब इस क्रिया के दौरान जो भी हो रही है केमिकल रिएक्शन, इस क्रिया के दौरान जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, चाहे वो शुरू में बने, ठीक है, जैसे ऑल दी मतलब केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, शुरू में बन सकते हैं, एट दी लास्ट स्टेज में बन सकते हैं, जब भी कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म हो रहा है। तो ये सारे कंपाउंड जो कि बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मतलब मेटाबोलाइट्स कहते हैं, अब उनमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यही ये कह रहा है कि मेटाबोलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इन सब का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, मेटाबोलिज्म। अब द कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म, जो कंपाउंड जब ये रिएक्शन चल रही है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम ही बन जाए या बीच में बने या लास्ट में जाके बने, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। अगर हम ऐसे देखें, जैसे मान लीजिए हम एज ए लिविंग सेल हैं, तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, पहली बात तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी को रिपेयर होने के लिए, सेल्स को रिपेयर होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो ये किससे बनेगा, अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा, प्रोटीन्स हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें, ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इन सब के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकेंगे। अगर हमारे अंदर ग्रोथ नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी रिपेयर नहीं करेगी, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो वो सारी प्रोसेस जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे मतलब लिविंग के लिए, हमारे जीने के लिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो जितने कंपाउंड जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट। यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए, जैसे एनर्जी चाहिए, ठीक है, सेल डिवीजन और डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोथ। ये कब सिंथेसाइज होते हैं, अब देखिए अगर हम एक ग्राफ की बात करते हैं, तो ये अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इस तरह का ग्राफ है, हाँ, और यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस पे रहता है टाइम, और यहाँ पे क्या रहता है, नंबर ऑफ सेल्स जो भी डिवाइड कर रही है। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में जो सेल्स होती है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये लैग फेज है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब एडजस्ट हो जाकर धीरे धीरे सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ होने लगेगी, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक समय के बाद जब उसको उतनी कंडीशन और सब चीजें नहीं मिलती है उस हिसाब से उनका खाना, तो ये फिर क्या हो जाएंगे, फिर ये सीधे हो जाएंगी, मतलब स्टेशनरी पे चली जाएंगी, अब उनमें कोई ग्रोथ नहीं। तो ये इस फेज को लैग फेज कहेंगे, जो कि इनिशियल फेज है, इसको क्या कहेंगे, ये जो बहुत तेजी से बढ़ी है, लॉग या एक्सपोनेंशियल, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल। और इसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अब इसमें देखना है हमें, ये ग्राफ बना के देखना है कि कब जो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होते हैं और कब सेकेंडरी मेटाबोलाइट।
तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो सिंथेसाइज होते हैं मोस्टली लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में, मतलब जब ग्रोथ जो होती है वो बहुत तेजी से होती है, सेल बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। और यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दे आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोथ लॉग एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपको आ गया ये लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप ये ग्राफ बनाएंगे अच्छे से, ये ग्राफ बनाएंगे और इसमें सारे फेज दिखाएंगे कि लैग फेज क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये बताएंगे कि यहाँ पे इस वाले स्टेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होंगे वो सिंथेसाइज होंगे, और स्टेशनरी वाले में क्या होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देती है, तो इसके बिना तो ग्रोथ हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हो जाएगा। प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये लिपिड्स, लिपिड से भी हमको एक एनर्जी स्टोरेज जो है, ठीक है, वो होगा। एमिनो एसिड्स, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सॉरी एमिनो एसिड यानी प्रोटीन ही, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल जो कि होते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक्स में, जीन का ट्रांसफर में, तो ये चीजें हैं। वाइटामिन, वाइटामिन डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं किसी चीज में, लेकिन हमने कहा था कि वाइटामिन मतलब कोएंजाइम, और कोएंजाइम किसके लिए होते हैं, एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल में, ये सारी चीजें आएंगी जो कि क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट का, पहला क्या है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, किसके लिए जरूर, क्या क्या है इसका, ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल, बहुत जरूरी, जैसे हमने कहा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। दूसरा, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट बने या ना बने, लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि कोई भी जिंदा है, जी रहा है, यानी उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सबकी रिक्वायरमेंट है तभी वो जिंदा है। तो ये प्रेजेंट होगा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हमारी बॉडी में जो भी, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ग्रोथ के लिए हमने कहा प्रोटीन, ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट, सेल डिवीजन के लिए, तो ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए। प्रोड्यूस्ड इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज, प्राइमरी मेटाबोलाइट ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि ये, हाँ बिल्कुल, इनकी जरूरत है ना, इनकी जरूरत है ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, तो इसलिए ये लार्जर क्वांटिटीज में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ऑर्गेनिज्म के बीच में कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, कंजर्व होते हैं, कि जैसे प्रोटीन हम लोग में वैसी प्रोटीन हो सके, किसी प्लांट में दो अलग अलग प्लांट है, उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग प्रोड्यूस हो सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग सिंथेसाइज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स में। अब देखिए फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे अगर हम बात करें एनर्जी स्टोरेज के लिए, तो एनर्जी की बात करें तो जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज मिला तो वो क्या जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान ग्लूकोज जो है पायरुवेट बनाएगा। अब ये पायरुवेट कहाँ एंटर करेगा, तीसरी साइकिल में, तीसरी साइकिल से ये कहाँ जाएगा, ईटीएस में, और ईटीएस से हमको फिर एटीपी मिलती है जो कि एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, अगर ग्लूकोज ना होता, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट ना होता, तो क्या हमको कभी एनर्जी मिल पाती, नहीं। दूसरी की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करते हैं तो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किस लिए जरूरी है, प्रोटीन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ये एंजाइम बनाते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं, इसलिए जरूरी है, बिना एंजाइम के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद लिपिड्स की बात करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अगर मान लीजिए कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो क्या कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अगर हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल ना हो, तो क्या कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर मिल सकता है, उसको शेप ही नहीं मिल पाएगा, तो पूरी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज की बात करते हैं तो प्लांट की सेल वॉल, और काइटिन जो है फंगस की सेल, और आर्थ्रोपोडिक जो स्केलेटन, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये सारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन है कि एनर्जी कैसे मिल रही है, उसके बाद कहते हैं कि एंजाइम्स कैसे बन रहे हैं,
उसका जो भी लिविंग के लिए जरूरी है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, ये सब हमें मिल रही है। ये सारे जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही हैं, वही डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सब में। अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए, डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, वो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है, फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। अगर यही नहीं होता, प्राइमरी मेटाबोलाइट डीएनए ही नहीं होता, तो क्या क्या कभी प्रोटीन बन पाती? नहीं बन पाती। तो ये फंक्शन है एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। उसके बाद आते हैं एंजाइम फॉर्मेशन में। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइजेस बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम फॉर्मेशन में भी फंक्शन है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। जैसे ये क्या, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन में जैसे अगर हम बात करते हैं तो अगर कहते हैं कि वो फैट को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है तो एमाइलेज एंजाइम आएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो पेप्सिन, लिपिड को तो लाइपेज, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिप्लिकेशन। तो ये सब जो होते हैं, ये फॉर्मेशन कौन करा रहा है? प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो एंजाइम का फॉर्मेशन, सारे एंजाइम की फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करते हैं? हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेल ग्रोथ और डिवीजन में जैसे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। एमिनो एसिड है क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। डीएनए रिप्लिकेशन कौन कराता है? न्यूक्लियोटाइड्स, ये हैं क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लिपिड्स क्या कराते हैं? मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के दौरान, तो ये हैं क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सब क्या करते हैं? सेल ग्रोथ और डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। अब मेजर क्लासेस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, किसके लिए? ग्लूकोज, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज और स्टार्च। और ये किसके लिए? एनर्जी सोर्स है। प्रोटीन क्या है? इसके एग्जांपल है एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये किसके लिए फंक्शन है? कैटालिसिस के लिए और स्ट्रक्चर के लिए। लिपिड्स की बात करते हैं तो ये किसके एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल क्या है? फैट्स और फास्फोलिपिड। ये किसके लिए मदद करता है? एनर्जी स्टोरेज एंड मेम्ब्रेन्स के लिए। न्यूक्लिक एसिड्स जो है ये किसके, इनके एग्जांपल डीएनए, आरएनए। और किसके लिए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए ये फंक्शन है इसका। विटामिन, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये कोएंजाइम और मेटाबॉलिज्म में। और ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है कि जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते हमारे, मतलब डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स थे जो कि बेनिफिशियल ही थे, लेकिन सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेनिफिशियल नहीं है। तो लेकिन ये जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक प्लांट है, तो अगर उसको किसी एनिमल ने, मतलब एनिमल उसको जो है वो नष्ट करना चाहता है, या इंसेक्ट, तो वो तो प्लांट तो चल नहीं पाएगा कि अपने आप को बचा ले एनिमल से या इंसेक्ट से। तो वो क्या करेगा? कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालेगा जिसकी वजह से एनिमल और वो इंसेक्ट उसकी तरफ ना आ पाए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ बचाने के लिए यूज कर रहा है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यही रोल है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन बोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन बट प्रोवाइड इकोलॉजिकल एंड एडेप्टिव एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या देते हैं? इकोलॉजिकल, जैसे अपने आप को बचाना, सर्वाइवल, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे अगर मान लीजिए खीरा है, तो हम कुछ खीरा खाते हैं वो बहुत तीखे रहते हैं। तो क्यों तीखे रहते हैं? क्योंकि खीरे के प्लांट ने वैसा डेवलप किया है कि एनिमल से बचे, इसलिए वो कड़वा, ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते हैं, ऐसी चीजें निकालते हैं ताकि वो कड़वा उसका लगे और एनिमल फिर उसको नष्ट न करने आ पाए। तो ठीक है, तो ये होते हैं कि इकोलॉजिकल एंड एडेप्टिव एडवांटेजेस में या ह्यूमन वेलफेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दे आर जनरली सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दी, अब देखिए यही वाली बात आ गई कि जैसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में, लॉग या एक्सपोनेंशियल में, लॉग या एक्सपोनेंशियल में, लॉग या एक्सपोनेंशियल में बात करें, जैसे ये था, ये लैग था, ये लॉग एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी, तो यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स डेवलप हो रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। एग्जाम्पल की बात करते हैं एल्केलवाइट्स। एल्केलवाइट में क्या आ जाएंगे? मॉर्फिन आ जाएगा, कोडीन आ जाएगा, निकोटीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टर्पिनवाइट्स,
टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन होंगे। अब एल्केलॉइड्स क्या होंगे, इनका फंक्शन क्या होगा, डिफेंस। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिनोलिक्स। फिनोलिक्स का फंक्शन क्या है कि फिनोलिक्स जो है वो कहीं ना कहीं फिनोलिक्स यानी हमको कहीं ना कहीं डैमेज से बचाएंगे, ठीक है। जैसे हाई टेम्परेचर पे फ्लेवोनॉइड यूवी रेस से बचाने का काम करेगा। टैनिन्स जो होंगे वो एनिमल को या हर्बीवोरी से बचाते हैं। जैसे कई प्लांट के वो टैनिन्स निकालते हैं, जैसे टी है, कॉफी है, ये टैनिन निकालता है एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये क्या होते हैं कि इसको फिर चरते नहीं है या इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हर्बीवोर, ठीक है। तो टैनिन्स जो है वो हर्बीवोर से प्रोटेक्शन देता है। ग्लाइकोसाइड पे डिफेंस करता है। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं पॉलिनेटर को, इनकी मतलब महक इतनी अच्छी होती है, स्मेल इतनी अच्छी होती है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। रेजिन, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें एल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन, मोनोटर्पिनॉइड्स में टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, फिनोलिक्स में फिनॉल ही हो गया मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स यूवी रेज से डैमेज से बचाते हैं। टैनिन्स हर्बीवोरी से प्रोटेक्शन देते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में डिफेंस में। एसेंशियल ऑयल किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटर्स को। रेजिन भी जो होते हैं ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स कैसे होंगे। तो देखिए जब ग्रोथ फेज होगी, ये हम मतलब इसी का कंक्लूजन बता रहे हैं जो हमने पढ़ा है। ग्रोथ फेज होगी तो कौन से फेज, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल। लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस होंगे, नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। फिर स्टेशनरी फेज आएगा जिसमें कौन सिंथेसिस होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। फिर सेकेंड ये क्या करेंगे, डिफेंस में अट्रैक्शन। डिफेंस में हमने एल्केलॉइड देखा, डिफेंस में हमने ग्लाइकोसाइड्स देखा, अट्रैक्शन में हमने एसेंशियल ऑयल देखा, एसेंशियल में अट्रैक्शन में हम लोग कौन कैनेवेलिन ए देखेंगे, ठीक है। फिर एडेप्टेशन, इकोलॉजिकली एडेप्ट करने के लिए, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल है। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, तो रोल क्या है, एसेंशियल फॉर लाइफ। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ग्रोथ। इसमें ग्रोथ क्या है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ये सेकेंडरी सर्टेन स्पीशीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। क्वांटिटी क्या है, ये लार्ज और ये स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। टाइम ऑफ सिंथेसिस लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, ये स्टेशनरी फेज में। अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ गया, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए इस पे, तो हम ये चीजें जो है वो लिख के इस पे, मतलब जो भी क्वेश्चन आ गया तो ये हमारे आंसर होंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब मैं नेक्स्ट फिर क्लास में एक 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो कि जीडीसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट